सोचिए, मुगल साम्राज्य इतना विशाल, इतना शक्तिशाली, इसको चलाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम आखिर था क्या? वो कौन सा कोड था जिसने इतने बड़े साम्राज्य के मिलिट्री और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन दोनों को एक साथ एक धागे में पिरो कर रखा था? जवाब है मनसबदारी प्रणाली। तो चलिए आज इस बहुत ही कॉम्प्लेक्स लेकिन उतने ही शानदार सिस्टम को डिकोड करते हैं। ये सवाल पता है हर बड़े एम्पायर के सामने आता है कि भाई अपने सबसे पावरफुल लोगों को कंट्रोल कैसे करें। मतलब आपके जो टॉप जनरल्स हैं, गवर्नर्स हैं, दरबारी हैं, यही तो आपकी सबसे बड़ी ताकत है। पर सच तो ये है कि यही आपका सबसे बड़ा खतरा भी बन सकते हैं। मुगलों ने इस दुविधा का, इस डिलेमा का एक बहुत ही शानदार जवाब निकाला था, और वो था मनसबदारी सिस्टम। तो चलिए इसको समझते हैं। देखिए, मनसबदारी सिस्टम को मुगल साम्राज्य का ऑपरेटिंग सिस्टम कहना गलत नहीं होगा, बिल्कुल सही है। ये एम्परर अकबर का वो इनोवेशन था जिसने मिलिट्री और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन दोनों की शक्ल ही बदल कर रख दी। अच्छा, इस पूरे सिस्टम की जो नींव है ना, वो एक शब्द पर टिकी है, मनसब। ये अरबी भाषा का शब्द है, मतलब होता है रैंक या पोजीशन। लेकिन ये सिर्फ एक पद नहीं था, नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा था। ये किसी भी ऑफिसर की हैसियत, उसकी सैलरी और उसकी जिम्मेदारियों सबका एक मिला जुला पैमाना था। और इसी एक सिस्टम ने साम्राज्य के सारे बड़े अधिकारियों को एक साथ बांध कर रखा हुआ था। और देखिए, ये कोई हवाई बात नहीं है। हमारे पास हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स हैं जो बताते हैं कि इस सिस्टम का मकसद बिल्कुल साफ था, एकदम क्रिस्टल क्लियर। और वो था साम्राज्य के जितने भी पावरफुल लोग हैं उन सबको सीधे बादशाह के डायरेक्ट कंट्रोल में लाना। बस ये पक्का करना कि हर कोई एक ही नियम, एक ही कानून से चले। अब यहाँ से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। अकबर का जो डिजाइन था ना, वो सच में बड़ा शानदार था। देखिए, हर मनसबदार का रैंक किसी एक नंबर से तय नहीं होता था, नहीं, बल्कि 2 नंबरों से। और वो थे जात और सवार। ये एक बहुत ही क्लेवर ड्यूअल रैंक सिस्टम था। तो पहला हिस्सा था जात। ये क्या था? ये था ऑफिसर का पर्सनल रैंक। मतलब जात रैंक जितना ज्यादा होगा, दरबार में उसकी इज्जत और उसकी पर्सनल सैलरी दोनों उतनी ही ज्यादा होंगी। बिल्कुल सीधा हिसाब। जात मतलब स्टेटस एंड सैलरी। और फिर दूसरा हिस्सा था सवार। ये थी मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब सवार रैंक से ये तय होता था कि एक ऑफिसर को बादशाह की फौज के लिए कितने घुड़सवार सैनिक और घोड़े हर वक्त तैयार रखने हैं। और सच पूछें तो यही साम्राज्य की मिलिट्री पावर की रीढ़ की हड्डी थी। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं, जात था पर्सनल स्टेटस के लिए और सवार था मिलिट्री ऑब्लिगेशन के लिए। एक से सैलरी तय होती थी, दूसरे से सेना की ताकत। और यहीं अकबर की असली जीनियस दिखाई देती है। उसने दौलत और सैन्य शक्ति दोनों को अलग अलग रख के ये पक्का कर लिया कि कोई भी एक जनरल एक ही समय पर बहुत ज्यादा अमीर और बहुत ज्यादा पावरफुल न बन पाए। क्या कमाल का बैलेंस था। और इसी शानदार संतुलन ने मुगल एडमिनिस्ट्रेशन को सालों साल चलाया। और बात यहीं खत्म नहीं होती। जात और सवार के रेशियो के हिसाब से मनसबदारों को 3 क्लासेस में भी बांटा गया था। सिंपल है, अगर किसी का सवार रैंक उसके जात रैंक के बराबर है तो वो फर्स्ट क्लास मनसबदार है। अगर सवार रैंक आधे से ज्यादा है तो वो सेकंड क्लास, और अगर आधे से भी कम है तो वो थर्ड क्लास। इससे अधिकारियों के बीच एक बिल्कुल साफ सुथरा हायरार्की बनी रहती थी। लेकिन देखिए, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हमेशा एक जैसा तो नहीं रह सकता, राइट? उसे अपडेट्स की जरूरत पड़ती है। मनसबदारी सिस्टम के साथ भी बिल्कुल यही हुआ। वो भी समय के साथ बदला। अकबर के बाद जो बादशाह आए, उन्होंने साम्राज्य के बदलती जरूरतों के हिसाब से इसमें अपने अपने अपडेट्स किए। तो अकबर ने तो इसकी नींव रखी। फिर जहांगीर आए, उन्होंने दू-अस्पा सिह-अस्पा का एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग नियम इसमें जोड़ा। शाहजहां ने महाना यानी मंथली सैलरी सिस्टम शुरू किया ताकि इनकम और सैलरी में एक बैलेंस बना रहे। और फिर औरंगजेब के समय मनसबदारों की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ गई कि ये पूरा सिस्टम ही लड़खड़ाने लगा। अब जहांगीर का ये अपडेट बड़ा चालाकी भरा था। दू-अस्पा सिह-अस्पा का मतलब क्या था? इसका मतलब था कि कुछ खास मनसबदार अपनी सैलरी यानी अपना जात रैंक बढ़ाए बिना दोगुनी या तिगुनी फौज रख सकते थे। जरा सोचिए, शाही खजाने पर ज्यादा बोझ भी नहीं डाला और सेना की ताकत भी बढ़ा ली। कितना स्मार्ट तरीका था ये। इस पूरे सिस्टम की जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको समझना, सच कहूं तो आसान काम नहीं है।
एम अतहर अली जैसे जो बड़े बड़े हिस्टोरियंस हैं, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी इसे समझने में, और उनकी किताबें हमें बार बार याद दिलाती हैं कि ये सिस्टम कितना गहरा, कितना प्रभावशाली था। लेकिन जैसा कि हर पावरफुल सिस्टम के साथ होता है, मनसबदारी सिस्टम भी एक दो-धारी तलवार थी, एक डबल एज्ड स्वॉर्ड। इसने मुगल साम्राज्य को बनाया भी, और शायद इसके पतन का कारण भी यही बनी। तो चलिए अब इसकी खूबियों और खामियों दोनों पर एक नज़र डालते हैं। पहले बात करते हैं खूबियों की, और वो ज़बरदस्त थीं। इसने अलग अलग बैकग्राउंड के अमीरों को एक झंडे के नीचे ला दिया, एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइज्ड आर्मी बनाई जिसने साम्राज्य को बहुत दूर दूर तक फैलाया, और जो पुराने फ्यूडल लॉर्ड्स थे उनकी ताकत को बिल्कुल खत्म कर दिया। एडमिनिस्ट्रेशन और आर्मी एक ही मशीन के दो पहिए बन गए थे। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी था। इसकी खामियां भी उतनी ही बड़ी थीं। जैसे सैनिकों की वफादारी अक्सर बादशाह से ज्यादा अपने मनसबदार के लिए होती थी। सैनिकों की गिनती में धोखाधड़ी, करप्शन, ये सब बहुत आम था। ये सिस्टम बहुत बहुत ज्यादा महंगा था, और सबसे बड़ी बात, इसने एक ऐसे क्राइसिस को जन्म दिया जिसने साम्राज्य की नींव ही हिलाकर रख दी, और वो था जागीरदारी संकट। तो ये जागीरदारी संकट था क्या? देखिए, आसान शब्दों में कहें तो मनसबदारों की संख्या तो बहुत ज्यादा हो गई, लेकिन उन्हें सैलरी के बदले में देने के लिए जो जमीन थी, यानी जागीरें, वो कम पड़ गई। अब खुद सोचिए, जब अधिकारियों को सैलरी ही नहीं मिलेगी तो पूरा का पूरा सिस्टम कैसे चलेगा? ये इस ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे बड़ा बग था, आप कह सकते हैं। और बस यहीं से पतन की कहानी शुरू हो जाती है। एक सिस्टम जिसे बनाया गया था कंट्रोल करने के लिए, वो धीरे धीरे कंट्रोल से बाहर होने लगा। साम्राज्य का ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम था, वो अब क्रैश होने की कगार पर आ खड़ा हुआ था। जरा ये नंबर देखिए, 14,149। औरंगजेब के शासन के अंत तक मनसबदारों की संख्या लगभग इतनी हो गई थी, और आपको याद है अकबर के समय ये कितनी थी? सिर्फ 1600 के आसपास। ये बढ़ोतरी, ये जंप इतना बड़ा था कि साम्राज्य का खजाना इसे संभाल ही नहीं पाया। तो इसका नतीजा क्या निकला? नतीजा ये हुआ कि जिन पावरफुल मनसबदारों को साम्राज्य को जोड़ने के लिए बनाया गया था, वो ही अब अपने लिए आज़ाद रियासतें बनाने लगे। मतलब जो औजार एकता के लिए था, वही अब फूट का कारण बन रहा था, और सेंट्रल अथॉरिटी वो लगातार कमज़ोर होती चली गई। तो आखिर में हम क्या देखते हैं? हम ये देखते हैं कि मनसबदारी सिस्टम ने मुगलों को कामयाबी की बुलंदियों पर तो पहुंचाया, लेकिन उसी सिस्टम के अंदर जो खामियां छिपी थीं, उन्होंने ही उन्हें पतन की ओर भी धकेल दिया। ये निर्माण का भी साधन बनी और विनाश का भी। और अंत में यह हमें एक ऐसे सवाल पे छोड़ जाता है जो सिर्फ मुगलों के लिए नहीं था, बल्कि आज भी हर बड़ी पावर के लिए उतना ही रेलेवेंट है, कि एम्बिशन और कंट्रोल के बीच वो सही बैलेंस कैसे साधा जाए। मनसबदारी प्रणाली इस इटर्नल चैलेंज का एक बहुत ही शक्तिशाली और एक चेतावनी भरा उदाहरण है। इस पूरे विश्लेषण में साथ बने रहने के लिए